गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सिंह सर। आज हम लोग हिंदी की पहली कविता नव निर्माण पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं त्रिलोचन जी। त्रिलोचन द्वारा रचित कविता पढ़ने से पहले हम त्रिलोचन के बारे में कुछ बातें जानेंगे, क्योंकि मुझे लगता है किसी रचना या किसी साहित्य को पढ़ने से पहले उसके रचनाकार या उसके साहित्य कृति लिखने वाले कवि, लेखक, इनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस माहौल में वे पले बढ़े होते हैं, जिस समाज में वे रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उस समाज का, उस माहौल का लेखक की मानसिक बौद्धिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है, और वह समाज में जो अनुभव लेता है उन अनुभवों की अभिव्यक्ति अपनी रचना के माध्यम से, साहित्य कृति के माध्यम से करते रहते हैं। इसलिए अगर हम उस समाज को, उसके परिवेश को, उस लेखक को जानेंगे तो उस साहित्य कृति के माध्यम से लेखक हमसे क्या कहना चाहते हैं यह बखूबी जान पाएंगे। तो आइए हम त्रिलोचन का परिचय देखेंगे, उसके बाद नव निर्माण कविता पढ़ेंगे। त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था। आपका जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ था। आपका जन्म एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ, और किसान परिवार में जन्म होने के कारण बचपन से ही आप संघर्ष में लगे रहे। घर से पढ़ाई को लेकर काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी, क्योंकि पढ़ाई के प्रति आपका बहुत बड़ा गहरा लगाव था। आपने एमए की उपाधि अंग्रेजी भाषा में हासिल की। मातृभाषा होने के कारण उन्हें हिंदी का बखूबी ज्ञान था। इसके अलावा अरबी, फारसी भाषा का भी अच्छा ज्ञान है। देहाती माहौल में अपना बचपन बिताकर आपने अपने साहित्य का आरंभ भी यहीं से किया। उनके साहित्य में जिज्ञासा भी शामिल है और विरोध भी, आवेग भी शामिल है और राग भी। बचपन से ही वे लोक जीवन से जुड़े होने के कारण उन्होंने भारत के ग्रामीण समाज के उस वर्ग को संबोधित करते हुए अपनी रचनाएं लिखी, जो वर्ग हमेशा ही दबा कुचला रहा था। लोकगीत सुनने की और उन्हें याद करने की आदत आपको बचपन से थी, अर्थात इसी वजह से आपका साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सरल, सहज एवं मुहावरेदार भाषा के कारण आपके साहित्य को जनमानस तक पहुंचाकर उसे जीवंतता प्रदान करती है। लेखन के साथ आपने रिक्शा चलाने से लेकर अध्यापन एवं संपादन कार्य भी बखूबी किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे हैं। आप सागर विश्वविद्यालय में मुक्तिबोध सृजन पीठ में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। त्रिलोचन की कविता संघर्ष के माध्यम से, त्रिलोचन की कविता संघर्ष के बीच जूझती जिंदगी एवं मानव मूल्यों का दर्शन कराती है। आप हमेशा से ही जनमानस से जुड़े रहे हैं। आप हमेशा सामाजिक सरोकार के साथ क्रियाशील बने रहने में विश्वास रखते हैं, इसलिए आपको जनता का कवि भी कहा जाता है। आप हमेशा काव्य में प्रयोग धर्मिता को अपनाते हैं, इसलिए नव सृजन करने वालों के लिए आप हमेशा
प्रेरणादायी रहे हैं। दिल्ली में 9 दिसंबर 2007 को आपका निधन हुआ। आपने हिंदी साहित्य जगत को विशेष योगदान दिया। अपने साहित्य द्वारा हिंदी साहित्य जगत को समृद्ध किया। तो चलिए त्रिलोचन जी की कृतियों को जान लें। त्रिलोचन जी की रचनाएं इस प्रकार हैं: धरती, दिगंत, गुलाब का बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, देशकाल, दैनंदिनी आदि त्रिलोचन जी की प्रमुख कृतियाँ हैं। त्रिलोचन जी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1984 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सम्मान पुरस्कार, 1990 मध्य प्रदेश मैथिली शरण पुरस्कार, 1990 में हिंदी अकादमिक सलाहकार सम्मान आदि अनेक सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो इस तरह मैंने त्रिलोचन जी के विशाल जीवन को संक्षिप्त रूप से सम्मानित कराने की कोशिश किया है। आज त्रिलोचन जी की कविता जो हम पढ़ने जा रहे हैं, नवनिर्माण, यह कविता एक चतुष्पदीय है। तो कविता पढ़ने से पहले चतुष्पदी क्या है, यह पहले हमें समझ लेना चाहिए। चतुष्पदी यह 4 चरणों वाला छंद है, जिसे हम चौपाई भी कह सकते हैं, जिसके पहले, दूसरे और चौथे चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में परिपूर्ण होती है। तो आइए कविता पढ़ें, जिसका नाम है नवनिर्माण और जिसके कवि हैं त्रिलोचन जी। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। कवि त्रिलोचन जी यहाँ पर बताना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में विश्वास प्राप्त करने तथा किसी से प्रोत्साहन पाने का बड़ा महत्व होता है। इसके बल पर मनुष्य बड़े से बड़ा काम कर डालता है। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। कवि कहते हैं कि तुमने मुझे जो विश्वास और प्रेरणा दी है, मेरे लिए बहुत ही वो महत्वपूर्ण है। इन्हें देकर तुमने मुझे असीम संसार दे दिया है, पर मैं इन्हें इस तरह संभालूंगा, अपने पास रखूंगा कि मैं आकाश में न उड़ूं और मेरे पाँव हमेशा ज़मीन पर रहें। अर्थात मुझे अपनी मर्यादा का हमेशा ध्यान रहे। कवि निराला जी दूसरी चतुष्पदी में बताना चाहते हैं। दूसरी चतुष्पदी इस प्रकार है: सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाएं कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। कवि मनुष्य के बारे में कहते हैं कि वह चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, आकाश में क्यों न उड़ाने भरता हो, अन्य कहीं उड़कर चला जाए, पर अंत में उसे अपनों के बीच यानी धरती पर ही आना पड़ता है। व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। कवि कहते हैं कि यह बात शाश्वत सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस सच्चाई को कोई इस नियम को तोड़ मरोड़ कर झूठा साबित नहीं कर सकता। अर्थात मनुष्य कितना भी आडंबर क्यों न कर ले, पर वह
अपनी वास्तविकता को छोड़ नहीं सकता। अब निराला जी की तीसरी चतुष्पदी हम पढ़ेंगे। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। कवि इस चतुष्पदी में संघर्ष करने का आह्वान करते हुए कहते हैं कि आपकी राह अंधेरों से भरी हुई है। भले यह बात सच हो या आपकी प्रगति के द्वार को अवरुद्ध करने के लिए तरह तरह की कठिनाइयाँ आपके रास्ते को रोकने के लिए भले क्यों ना आ जाए, तब भी आपको संघर्ष के मार्ग पर रुकना नहीं है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। कवि कहता है अंधेरे में भी आगे ही आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि इसके अलावा आपके सामने और कोई चारा और कोई उपाय भी तो नहीं है। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि संघर्ष करना जारी रखना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। अब हम चौथी चतुष्पदी पढ़ेंगे। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। कवि कहते हैं कि मनुष्य को निरर्थक कार्यों के लिए अपने बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसका प्रयोग सार्थक कार्यों के लिए होना चाहिए। कवि कहते हैं कि मनुष्य के पास बल किसी असहाय, किसी कमजोर व्यक्ति को सताने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि वह पीड़ित, कमजोर, असहाय व्यक्ति की रक्षा करने के लिए होना चाहिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। कवि बलवान व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि ईश्वर ने तुमको बल दिया है, ईश्वर ने तुम्हें शक्ति प्रदान की है, तो तुम बल बनो सबके, तो तुम कमज़ोर लोगों का साथ दो, कमज़ोर लोगों का बल बनकर उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। कमज़ोर लोगों के बल बनकर उनको न्याय दिलाने के काम में लग जाओ, तभी तुम्हारे बल की सार्थकता है। अब अगली चतुष्पदी हम पढ़ेंगे, पांचवी चतुष्पदी। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्ध के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी सफलता के मंजिल की जानकारी होती है, वह व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को, परेशानियों से नहीं डरता। वह हंसते हंसते इन परेशानियों को झेल लेता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही रचता है। ऐसे व्यक्तियों को ही जीवन में सफलता मिलती है। इस तरह सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले व्यक्ति समाज के लिए इतिहास बन जाते हैं और ऐसे लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। अगली चतुष्पदी हम पढ़ेंगे।
प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीत की राह पर चले आओ। कवि प्यार, मोहब्बत और अच्छे आचार व्यवहार को अपनाने की बात करते हुए लोगों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि वे सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहें और सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। यही सबके लिए अपनाने वाला सही मार्ग है। वे कहते हैं कि सबको हंसते गाते जीवन जीने का मार्ग अपनाना चाहिए। इसके बाद हम 7वीं चतुष्पदी पढ़ेंगे। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। कवि यहाँ पर स्त्री पुरुष समानता की बात करते हुए कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों एक साथ मिलकर विकट से विकट समस्याओं को सुलझाने का कार्य करेंगे। दोनों इस दिशा में, दोनों संगी दोनों साथ मिलकर इस दिशा में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। अब रचेंगे समाज नर नारी, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर एक ऐसे नए समाज की रचना करेंगे जिस समाज में सबको समानता का अधिकार मिले, किसी के साथ अन्याय अत्याचार न हो। अब अंतिम चतुष्पदी हम पढ़ेंगे त्रिलोचन जी की। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। कवि वर्तमान और अतीत की बात करते हुए कहते हैं कि वर्तमान के अनुसार बीता हुआ कल, अतीत अर्थात बीता हुआ कल अच्छा था। क्यों? क्योंकि उस समय प्राण के पथ का मीत अच्छा था। मीत अर्थात मित्र। क्योंकि उस समय जीवन पथ में साथ निभाने वाले अच्छे मित्र थे। गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूं अतीत का भी गीत अच्छा था। वर्तमान कहता है कि भविष्य में आने वाले कल में जब हम अतीत हो जाएंगे तो लोग मेरा गुणगान करेंगे, वैसे ही अतीत भी गुणगान करने लायक था। इस तरह मेरे प्यारे छात्रों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस कविता के अर्थ को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और समझ में आएगा। धन्यवाद।